हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज़न है इसकी PT 365 जो कि हमारी इन्वायरमेंट की चल रही है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2023। तो चलिए हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन में देख रहे थे। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस जितनी भी लेसन है वो आप लोग प्लीज़ कंप्लीट करते जाइएगा। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेना। PT 365 की पॉलिटी भी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है, एक दो लेसन और उसकी यहाँ पे मैं आप लोग के सामने डिस्कस करूँगी। उसके बाद जो है वो भी हमारा PT 365 पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के साथ। तो लास्ट लेसन में हम लोग यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और जिसमें हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है। तो एक्चुअली यहाँ पे सेकंड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि को होस्टेड किया गया है केनिया एंड पोर्तुगल के द्वारा, वो भी लिस्बन में। ओके, तो लिस्बन में हुआ है इसलिए वहाँ पे एक लिस्बन डिक्लेरेशन के साथ इसको एंड किया गया है। साथ ही एक आप लोग देखो कि जो सबमिट हुई है उसकी एक इन टाइटल रखा गया है जैसे आर ओशन आर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। फाइन, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें छोटी छोटी बातें, जैसे कि पहली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में हुआ था। वो भी यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर्स जो कि न्यूयॉर्क में है, और उस समय जो को होस्ट किया गया था फिजी और स्वीडन। जैसे आपको कई बार पता है कि UPSC प्रीलिम्स में क्या खेल होता है कि जो भी टॉपिक न्यूज़ में है तो उस बार की सबमिट से ना पूछ के वो प्रीवियस ईयर की सबमिट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसलिए ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि इस बार की जो सबमिट है जो कि सेकंड है तो उसको तो ध्यान में रखना ही है, लेकिन लास्ट ईयर की भी जो यहाँ पे सबमिट है उसके बारे में भी आपको डिटेल पता होना चाहिए। तो इस बार जो सेकंड सबमिट हुआ है तो इसमें हम लोग ने क्या बातें की है, हम लोग यहाँ पे एक कोस्टल क्लीन सी कैंपेन के बारे में यहाँ पे कमिट किए हैं, और बात की है कि हम लोग यहाँ पे काम करेंगे टुवर्ड्स अ बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ओके, ये ओशन के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है। तो ओशन में आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं वो प्लास्टिक का है। तो इसलिए प्लास्टिक से रिलेटेड जो यहाँ पे इश्यूज़ है, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक अनदर काइंड ऑफ पॉल्यूशन आज के डेट में अराइज हो चुका है। तो इसको हम लोग को रोकने के लिए हमारे यहाँ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, इट मीन्स कि एक बार जो आप यूज़ करते हो उसके बाद रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप टेंडर कोकोनट पीते हो तो उसमें स्ट्रॉ यूज़ करते हो, या फिर आप लोग कोई भी कोक वगैरह भी पीते हो तो स्ट्रॉ यूज़ करते हो, वो जो स्ट्रॉ होता है प्लास्टिक का वो वापस से यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही काफ़ी डिस्पोजेबल क्लास भी होती है, और उसके अलावा भी आप देखो प्लास्टिक के बहुत सारे स्पून वगैरह भी होते हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन वो रीयूज़ नहीं होता। तो वैसे वैसे जो प्लास्टिक है ना वो हमारे अर्थ में ओशन में 100 ईयर्स तक रहते हैं। तो वो हमारे जो स्पीसीज़ है, जैसे पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमारे अर्थ में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक अनदर काइंड ऑफ पॉल्यूशंस जो है वो अराइज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको बैन करने के लिए यहाँ पे हमारे देश में तो 1 जुलाई 2022 से ये बैन है, बट इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में बात किए हैं। इससे क्या होगा कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टोटल 17 गोल है, और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये गोल लाया गया, और टारगेट है कि 2015 से लेकर 2013 में ये गोल कंप्लीट करना है। तो उसमें से गोल नंबर 14 है जो कि है लाइफ बिलो वाटर। इट मीन्स कि अगेन हम लोग ओशन वगैरह पॉन्ड है इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करें तो ये भी हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है गोल नंबर 14, इसकी भी जो यहाँ पे टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। फाइन, तो ये सारी बातें इसको ध्यान रखना है। अब देखिए की कमिटमेंट क्या किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले कहा गया है कि जो नेशनल मैरीटाइम जोन है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, और 30% तक यहाँ पे एक्सीड करना है 2030 तक। साथ ही जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। साथ ही जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको हम लोग का अचीव करना है 2040 तक। एंड यहाँ पे जो फंड्स वगैरह है उसको हम लोग को एलोकेट करना है जिससे कि जो ओशन एसिडिफिकेशन है उसके रिसर्च पर हम लोग खर्च कर सके, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे आगे लेकर आ सके, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे क्लाइमेट से रिलेटेड मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोल करनी है, सर्विलांस करनी है, वो सारी काम हम लोग जो है सारे काम हम लोग कर सके। ये सारा काम हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं इनोवेशन रोड मैप है जो कि मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के ऊपर है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनोवेशन रोड मैप ऑफ मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। तो ये है ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम था, तो उस समय हम लोग यहाँ पे ये रोड मैप लेकर आए हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो रोड मैप है हम लोग डेवलप किए हैं को लीड करके मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज विद एक्टिव इनपुट्स, जो कि हमें ब्राज़ील, कनाडा, EC और UK के द्वारा यहाँ पे मिलेगा। बेसिकली हम लोग का इस इनिशिएटिव का एम यही है कि जो भी यहाँ पे गैप्स वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करना है,
और करंट जो बायो रिफाइनिंग वैल्यू चैनल्स है चेन्स है उनके चैलेंजेस को कम करना है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज की बात करें तो ये 7th मिशन है मिशन इनोवेशन के तहत। ओके, इसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया और इसका एम है कि ग्रेटर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना है और साथ ही साथ एनर्जी के लिए, एनर्जी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो उसके लिए यहाँ पे फाइनेंस वगैरह भी करनी है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, अगले 5 साल के लिए। यहाँ पे कौन कौन मेंबर है, तो को लीड यहाँ पे इंडिया और नीदरलैंड के द्वारा। साथ ही कोर मिशन मेंबर कौन कौन है, तो ब्राज़ील और कनाडा है। मिशन सपोर्ट ग्रुप कौन है, तो यूरोपियन कमीशन और यहाँ पे यूरोपियन यूके है। तो ये सारे फैक्ट्स है, देखो ये सारे फैक्ट्स है, इसमें आपको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कुछ भी समझने वाली चीज़ नहीं है। समझने वाली यही चीज़ है कि मिशन इनोवेशन के अंदर 7 मिशन क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग फोकस करेंगे क्लीन हाइड्रोजन के ऊपर, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन पावर्ड फ्यूचर के ऊपर। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लॉन्च किया गया है, सीएनजी वगैरह भी लॉन्च किया जा रहा है, ये सब गाड़ियाँ वगैरह तो इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन कम हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन पावर्ड फ्यूचर हो। साथ ही आप देखो कि मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज़ के भी फील्ड में यहाँ पे है। नेट ज़ीरो इंडस्ट्रीज़ हो, इट मीन्स कि आज की डेट में आप देखो कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह ऐसी है हमारे देश में जो कि सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन ये सब की इमिशन करता है। तो एक रिपोर्ट था जिसके तरफ से ये बताया गया था कि हम लोग इंडिया जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड का सबसे टॉप मोस्ट इमीटर है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है उसको नेट ज़ीरो करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे इमिशन उस हिसाब से ना हो पाए। अर्बन ट्रांजिशन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल तभी हो पाएगा जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन कर पाएंगे। जितने ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे उतना ज़्यादा जो है एटमॉस्फेयर से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेट कर पाएंगे। साथ ही ज़ीरो इमिशन शिपिंग वगैरह भी करनी है। जैसे आप देखते हो कि पानी में जो जहाज़ें आपकी आना जाना करती है उससे भी काफ़ी हद तक जो है पोल्यूशन होता है। और वो तो छोड़ो, उससे ज़्यादा आप देखो कि अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो फिर क्या कहना, ऑयल स्पिल होता है तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा आई मीन टू से कि 3rd टाइम 4 टाइम्स ज़्यादा जो है वो आपका पोल्यूशन उससे क्रिएट होता है। तो इसलिए दीज आर द 7 मिशंस जो कि मिशन इनोवेशन के तहत है, तो इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप देखो कि गोल तो यही है कि हम लोग को इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आना है। आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग चलते आ रहे हैं उसी का ये रिजल्ट है। ग्रीन हाउस इमिशंस जो है वो बढ़ती, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन बढ़ती गई है। ग्लोबल इमिशन के शिकार हम लोग हो चुके हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी बातें कर रहे हैं। तो जितनी भी हमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रहा है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन नहीं लाया, हमने कुछ भी सोचा नहीं। अगर पेट्रोल और डीजल से ही गाड़ियाँ चल रही है तो चल रही है, क्यों नहीं हम लोग इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीएनजी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आज के डेट में आप देखो कि सीएनजी ऑटो है, सीएनजी बसेस है, सीएनजी गाड़ियाँ है, हर कुछ है। तो क्यों है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग मजबूर हो गए हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, ग्लोबल इमिशंस को कम करने के लिए। ओके, तो इसलिए हमें इनोवेटिव आइडियाज़ लाना होगा। तो यही बातें रखेगी ये। साथ ही आप देखो टारगेट है कि 10% जो फॉसिल बेस्ड यहाँ पे फ्यूल्स वगैरह है उसको रिप्लेस करना है। केमिकल और मटेरियल्स वगैरह जो है बायो ऑल्टरनेटिव, बायो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लांट्स वगैरह से जो भी चीज़ें बनी गई है उसे हम लोग को यूज़ करना है, जो कि उससे ज़्यादा इमिशन नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे मिशन लाइफ। मिशन लाइफ इट मीन्स कि आप देखो कि लाइफ स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये आपका स्टैट्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया। सो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्टार बनाने वाली हूँ, हाँ, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिशन लाइफ के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया लीड ये ग्लोबल मास मूवमेंट है और इसका एम है कि हम लोग इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ले चले जिससे कि इन्वायरमेंट वगैरह को हम लोग प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कब? जब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन FCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 यहाँ पे आपका सबमिट हुआ था ग्लासगो में, तब ये आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। इसका टारगेट है कि एटलीस्ट 1 बिलियन इंडियंस और अदर जो ग्लोबल सिटीजन्स हैं उनको मोबिलाइज करना है कि इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ले जिससे कि इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट भी कर सके और प्रिजर्व भी कर सके आगे आने वाले 5 सालों में। अगर हम लोग अपने देश के तहत देखें ना तो एटलीस्ट 80% जो सारे विलेजेस और अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इन्हीं का एम है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इट मीन्स कि हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ ना हम लोग अच्छी सांसें ले पा रहे हैं क्योंकि हवा इतनी पॉल्यूशन है, ना हम लोग आप लोग पता है पानी पी पा रहे हैं क्योंकि वाटर इतनी पॉल्यूशन है। साथ ही साथ आप देखो ना अच्छे से हम लोग बैठ पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत तरीके की पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो नहीं पा रहे। तो हम ही लोग चाहते हैं हमारे गाँव
जैसे कि आप आज भी विलेज में विज़िट करोगे तो इतनी पॉल्यूशन नहीं है जितना अर्बन सिटीज़ में है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम लोग ऐसा काम ही करते हैं अर्बन सिटीज़ में, तो इसलिए उसी का रिज़ल्ट है। लेकिन हाँ, हम लोग भी चाहते हैं, और अर्बन लोकल बडीज़ हो या फिर विलेज के लोग हो, हर कोई चाहता है कि एक हमारा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो 2028 तक हमें अपना देश ऐसे बनाना है जैसा पहले था। साथ ही मिशन ड्यूरेशन आप देखोगे तो इस मिशन का 5 साल के लिए रखा गया है। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन किसका है? तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे रखा गया है कि नीति आयोग इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा है। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। फाइन। विज़न यही है कि एक ऐसा लाइफस्टाइल लेकर आना है जिससे कि हमारे प्लानट जो है एक हेल्दी रहे, हमें और हमारे प्लानट को और हमारे प्लानट में रहने वाले किसी भी स्पीशीज़ को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। ओके। साथ ही अगर हम लोग देखें लिस्ट ऑफ एक्शंस क्या क्या लेना है, फर्स्ट है कि हमें एनर्जी सेव करनी है। इट मीन्स कि एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, स्पेशली जो सीएनजी बसेस है, इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक बसेस है, उसे हम लोग को यूज़ करना है। ओके। प्राइवेट व्हीकल्स को स्टॉप करना है, क्योंकि हर कोई अपने प्राइवेट व्हीकल्स को लेकर चलते हैं, जिसके कारण आप देखो फर्स्ट है कि कार्बन इमिशन हो रहा है, सेकेंड है कि पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, थर्ड है कि कंजेशन हो रहा है, भीड़ भड़ाके हो रहे हैं, ट्रैफिक हो रही है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ग्लोबल इमिशन हो रहा है। सो दैट्स वाई हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कंपैरिजन टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, हमें वाटर सेव करना है। इट मीन्स कि कुछ ऐसे एक्शन लेकर आना है जिससे कि वाटर जो वेस्टेज है वो कम हो सके। फर्स्ट है कि हमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को यूज़ करना होगा। ड्रिप इरीगेशन कहने का मतलब है कि जैसे आप खेत में जाते हो तो ऐसे क्यारियाँ होती हैं, इसमें क्या है ना कि 1 ड्रॉप पर क्रॉप, इस तरीके से आपका लाना है कि ड्रिप इरिगेशन हो, यानी कि ड्रॉप बाई ड्रॉप्स जो है ना, ये उस पौधे में जाए जहाँ पे पानी ज़रूरत हो उस पौधे को, जिससे कि सिंचाई बेटर तरीके से हो सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो कि हमारा देश जो है मानसून बेस्ड हमारी कंट्री है। मानसून अच्छी रहती है तो हमारे देश में फसल भी अच्छे होते हैं, और हमारे देश के जो किसान हैं वो मानसून का वेट करते हैं। तो जब मानसून आता है, बारिश अच्छी होती है, तो उस समय हम लोग को पानी को सेव करके रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्ट कर सके। फाइन। थर्ड, हमें करना है कि कुछ एक्शन ऐसे लेने चाहिए जिससे कि हम लोग क्लोथ बैग को यूज़ करें शॉपिंग के लिए। आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हो तो प्लास्टिक पॉलीथीन्स मांग लेते हो, और वही प्लास्टिक सबको पता है कि हमारे धरती पे वो 100 साल से भी ज़्यादा रहता है। तो वही चीज़ें आज की डेट में आप देखो कि जो गाय वगैरह होती है, स्ट्रीट काउस होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो सब प्लास्टिक खा रहे हैं। इवन हमारी जो फ़िश रहती है ओशन में, वो भी प्लास्टिक कंज्यूम कर रही है। वेल मछली है, शार्क है, काफ़ी ज़्यादा शार्क और वेल्स फिशेस जो होते हैं, उनकी डेथ की भी न्यूज़ आती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड में, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और वो वाटर में रहकर जो प्लास्टिक्स है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पॉलीथीन्स, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसके बदले में हम लोग क्लॉथ की, जो कपड़े की जो बैग होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं, जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू टूथब्रश हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो टूथब्रश आज की भी डेट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और वो भी एक आगे चल के प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। तो इसलिए हम लोग बैम्बू स्टिक की जो है टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, सॉरी टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है सस्टेनेबल फूड सिस्टम अडॉप्टेड। इट मीन्स कि आप देखो कि कंपोस्ट फूड वेस्ट जो है होम में होना चाहिए, और हम लोग को लोकली अवेलेबल और सीजनल फूड्स वगैरह कंज्यूम करनी चाहिए। साथ ही आप देखो कि अवॉइड जंक्स एंड अवॉइड जो बाहर के खाने होते हैं। आज की डेट में तो बाहर के खाने इस तरीके से मिलते हैं, आई डोंट नो, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन, ये सारी चीज़ें जो है इसकी स्टॉल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बट स्टॉप ईटिंग दिस काइंड ऑफ फूड्स, क्योंकि ये आपके जो हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी जो भी ऑर्गन्स है उसको डैमेज करेगा। सो इट्स वेरी बेटर कि आप घर पे जो है फूड को कुक करो और उसको फिर आप लोग खाओ। नेक्स्ट है कि हम लोग को यहाँ पे वेस्ट रिड्यूस स्वच्छता एक्शन लेना चाहिए। इट मीन्स कि जो कचरे उत्पन्न हो रहे हैं उसको हम लोग को कम करना है, और जो कचरे उत्पन्न हो रहे हैं, वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम लोग सही तरीके से ठिकाना लगाए। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दे। तो हम लोग को ओल्ड क्लोथ्स वगैरह, जो बुक्स हैं, पुराने कपड़े हैं, बुक्स है, उन सबको हम लोग को डोनेट करना चाहिए या रिपेयर करना चाहिए, या फिर ऐसा फर्नीचर वगैरह बनाना चाहिए जिसे हम लोग फिर से रिसाइकिल रीयूज़ कर सकें। फिर उसके बाद आप देखो कि कुछ हमें जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांट्स लगाएंगे तो उससे जो पोल्यूशन है वो कम हो पाएगा। ओके। और साथ ही साथ आप देखो कि नेचुरल और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि पानी का यूज़ कम होता है।
और जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह है, पेस्टिसाइड्स ये सब है, ये सब की ज़रूरत कम पड़ती है, मैन्योर की ज़रूरत कम पड़ती है। और ये आप देखो कहीं ना कहीं केमिकल क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं। इट मीन्स कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका आप देखोगे कि हार्श क्लाइमेट होते हैं उसको भी झेलने का आदत होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमें ई वेस्ट रिड्यूस करना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप देखो एक इंसान है बट 2-3 मोबाइल फ़ोन है, ऊपर से टैब है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। तो इसलिए ऐसा आगे चलकर आप देखो कि बहुत सारे ई वेस्ट निकल कर आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, क्योंकि गैजेट्स वगैरह यूज़ करने का आज की डेट में हर एक लोगों को आदत सी हो गई है। तो इसलिए जो रिचार्जेबल लिथियम सेल है उसको यूज़ करना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो है उसको रिपेयर करें, उसको यूज़ करें, सो डैट वुड बी बेटर। ओके, तो ये सारे एक्शंस है जो हमें लेने होंगे, जिससे कि हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ई वेस्ट से ना सिर्फ हमारी लाइफ बर्बाद होगी बल्कि आप देखो कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? इंडिया के द्वारा अपोज किया गया है ये कार्बन बॉर्डर जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, या फिर कार्बन बॉर्डर टैक्स देख ले, जो कि बेसिकली ये आपका प्रपोज किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी 27 हुआ था शर्मिल से। सो दिस इज़ वेरी रिसेंटली, और ये बहुत ही रिसेंटली ये आपका न्यूज़ है, तो इसलिए हम लोग को इसको ध्यान रखना होगा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो ये प्लान जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया, जिसको 2021 में प्रपोज भी किया गया था। वर्ल्ड टैक्स कार्बन जो इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आप देखो आयरन है, स्टील है, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सब 2026 तक जो है इसमें कार्बन टैक्स लगेंगे। ओके, इसका एम बस यही है, देखो आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, अगर आपको पता है कि उसके बदले में आपको पैसे नहीं देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें आप बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करोगे, मतलब कहते हैं ना कि बिना कुछ सोचे समझे आप उसका इस्तेमाल करोगे। बट एक बार अगर उसमें आपको चार्ज देना पड़े, कुछ टैक्स देना पड़े, तो फिर आप सोचोगे कि उस प्रोडक्ट को या फिर उस चीज़ों को यूज़ नहीं करें। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें, ऐसा काम हम लोग करना बंद कर देंगे जिससे कि कार्बन इमिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, कार्बन प्राइस जो कि यहाँ पे कंपनीज़ के द्वारा पेड किया जाता है, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। साथ ही ये आप देखो फिट फॉर 55 जो है 2030 पैकेज का, उसी का ये पार्ट भी है। फंक्शनिंग वगैरह अगर हम लोग देखें तो यूरोपियन यूनियन जो इम्पोर्टर्स है वो यहाँ पे कार्बन सर्टिफिकेट कॉरस्पॉन्डिंग्स वगैरह बाई किए टू कार्बन जो प्राइस वगैरह है, और डिडक्शन का भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं CBAM लाइबिलिटीज़ के द्वारा। तो ये सब दूर की बात है, बट ये आप समझो कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होगा कैसे। सबसे पहले आप देखो कि सप्लायर है नॉन यूरोपियन यूनियन। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा कि इंपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह है उसको हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना है, या फिर दूसरे कंट्रीज से हम लोग को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से सामान आ रहा है इंडिया में, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करा रहे हैं यहाँ पे बायर से उसके बाद जो है बायर्स यहाँ से सामान लेंगे और उसके बाद वो सप्लाई करेंगे, फिर ये सप्लायर्स तक जाएगा, जो कि सप्लायर्स जो है इसको पूरे मार्केट तक सप्लाई करेंगे। बेसिकली आप देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट कहने का मतलब है कि ऐसा सामान हम लोग परचेज़ कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से, जो कि हमारे मार्केट में जाएगा और हमारे यहाँ जब इसको कंज्यूम किया जाएगा तो उससे कार्बन इमिशन होगा। ओके, तो ये चीज़ें कही गई है। बल्कि अगर हम लोग देखिए कार्बन बॉर्डर जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये एप्लीकेबल नहीं है, जो यूरोपियन यूनियन के से ओरिजिनेट होकर जो सामान आ रहे हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पे जो सप्लायर्स होंगे वो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी हो सकते, क्योंकि ये अप्लाई ही नहीं किया गया है तो वो नहीं हो सकते। नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हो सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आप देखो कि टोटल 27 यूरोप के कंट्रीज़ हैं, तो वो यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर ये जो यहाँ पे मैकेनिज्म लाया गया वो अप्लाइड नहीं होगा। ओके, अब इसके लाने से क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो आप देखो कि जो कार्बन लीकेज इश्यूज़ हैं वो हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। बेसिकली हम लोग को यहाँ पे पता चल पाएगा कि कौन कौन से ऐसे सामान आ रहे हैं दूसरे कंट्री से जिससे कि कार्बन की इमिशन हो रही है। तो कार्बन की इमिशन पे हम लोग रोक लगा पाएंगे। अच्छा है कि वैसे ही प्रोडक्ट्स को हम लोग दूसरे कंट्री से ख़रीदें ही ना, जो कि हमारे देश में लाकर जो है हम लोग के ऊपर मुसीबत आ रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ ही इंकरेज कर पाएंगे जो मोर रैपिड एप्लीकेशंस है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ का। साथ ही इंसेंटिव्स वगैरह भी यहाँ पे हम लोग दे पाएंगे नॉन EU कंट्रीज़ को, जिससे कि उनकी जो क्लाइमेट एम्बिशंस है वो इंक्रीज़ हो सके और ज़्यादा बढ़ सके। साथ ही जो ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स है उसको हम लोग इंश्योर कर पाएंगे, और यहाँ पे नॉट अंडरमाइन ड्यू टू कार्बन लीकेज।
तो देखिए जो भी यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स लाया जा रहा है हर एक कंट्रीज़ के साथ, तो वो और आगे निकल कर आएगा, क्योंकि हर एक देश को पता चल पाएगा ना कि आपके देश में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपके आपने दूसरी कंट्री से परचेज़ किया, आपके देश में वो इम्पोर्ट हुआ है, तो इससे कार्बन इमिशन हो पा रहा है, तो इससे टैकल हो पाएगा, हर एक देश इस चीज़ को समझ पाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल है वो अपहोल्ड हो पाएगा। इट मीन्स कि जो यहाँ पे कंट्रीज़ एक्सपोर्ट कर रही है ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स जिसमें कि कार्बन इमिशंस है, तो यहाँ पे जो पॉल्यूटर्स पे है, यानी कि ये जो पॉल्यूटर्स बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स कि जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसी गुड्स को वही पॉल्यूटर्स है, तो उनको यहाँ पे पेनाल्टी पे करना होगा। फाइन, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। साथ ही अगर हम लोग कुछ टर्म समझते हैं, जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स कहा जाता है, सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट। देखिए कार्बन इमिशन उस सारे इम्पोर्टेड गुड्स पे आपका इम्पोज होगा जो कि यहाँ पे उस कंट्री से आया है जिसमें कि लेस स्ट्रिक्ट कार्बन क्लाइमेट पॉलिसीज़ है। मान लीजिए कि एक साइड मॉलडीव्स है, एक साइड इंडिया है। हमारे यहाँ आपको पता है कि कार्बन इमिशन को लो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ है, लेकिन वही अगर मॉलडीव्स की बात करें तो एक आइलैंड है जहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो है वो लेस है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ हम लोग जो है प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं और ये हमारे देश में आया है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ मालदीव से एक ऐसी पेट्रोल कार आई है जो कि हमारे देश में आई है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे टैक्स जो है कार्बन इमिशन का इम्पोज कर देंगे इस इम्पोर्टेड कार के ऊपर, क्योंकि ये पेट्रोल कार है और ये मालदीव से निकल कर आया है। लेकिन मालदीव में क्या है कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ है वो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ है ना कि हम लोग को कार्बन इमिशन कम करना है। तो ये मालदीव्स की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों भैया आपने क्यों हमारे देश में ऐसी गाड़ियाँ भेजी जिससे कि हमारे यहाँ भी कार्बन इमिशन और बढ़ जाए। आपके यहाँ तो कम है लेकिन हमारे यहाँ बढ़ सकता है, तो इसलिए इस सारे कंट्रीज़ के ऊपर जो है कार्बन इमिशंस के ऊपर जो है टैक्स लगाया जा सकता है। ओके, इससे क्या होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्योंकि आप देखो मालदीव्स जो है ऐसी प्रोडक्ट्स को वो मतलब कि यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि वो अपने देश में यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में यूज़ करते तो उनके यहाँ पे कार्बन इमिशन ज़्यादा होता, तो वो अपने देश में ना यूज़ करके वो दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ का जो इमिशन है वो हाई हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उनका इंटेंशन ही रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड को यहाँ पे लाने के लिए जो कि इंपोर्ट हो रहा है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस हो रहे हैं इसको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है, कार्बन बॉर्डर टैक्स है। साथ ही कार्बन लीकेज की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल जो क्लाइमेट एफर्ट्स है उसको अंडरमाइन करना, क्योंकि रीलोकेशंस हो रही है प्रोडक्शंस का, तो जो ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स है उसको अंडरमाइन करना, क्योंकि प्रोडक्शन का जो है रीलोकेशन हो रहा है। इट मीन्स आप समझो एक कंट्री जो है उस प्रोडक्ट को अगर प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें इमिशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो मे बी उसको कट करना हो, फिर दूसरी जगह जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट पर मतलब कि प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए सेम प्रोडक्ट जो है हम लोग अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं बट उसमें इमिशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन लीकेज देखा जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है किस कंट्रीज़ में प्रोडक्शन उसका हो रहा है जिससे कार्बन इमिशन ज़्यादा हो रहा है। फाइन, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अगेन कार्बन बॉर्डर जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे जनरल असेंबली मीटिंग में यहाँ पे सोलर अलायंस ने यहाँ पे सोलर फैसिलिटी को अप्रूव किया है। तो एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह अच्छा होगा अब सोलर प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे 2 फिनेंशियल कंपोनेंट निकल कर आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करते हैं। एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे इंडिया और फ्रांस के द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में, जो कि 2015 में हुआ था। ओके, यहाँ पे क्या है कि गाइड किया गया है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी, जिसमें एम था कि हमारा यूएस डॉलर जो है 1000 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें करना है इन सोलर एनर्जी सोल्यूशंस बाय 2030। साथ ही हमें डिलीवर करना है एनर्जी एक्सेस जो कि 1000 मिलियन पीपल्स तक यहाँ पे होना चाहिए क्लीन एनर्जी सोल्यूशंस को यूज़ करके। साथ ही इंस्टॉलेशन करना है जो 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। इसके अलावा मेंबरशिप की बात करें तो 92 कंट्रीज़ है जिनके द्वारा यहाँ पे साइन भी किया गया है और रेटिफाई भी किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे मेंबर क्या, हमारे द्वारा ही ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। अदर की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि जनरल असेंबली के द्वारा कन्फर्ड किया गया कि ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे दिया जाए इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, जो कि 2021 में था। और आईएसए असेंबली की बात करें तो ये एपेक्स अपने आप में ही सबसे ऊपर डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि 110 मेंबर्स है इसमें, और ये सारे मेंबर्स स्टेट के लिए ओपन है। मेजर इनिशिएटिव्स अगर हम लोग इसके तहत देखें तो आईएसए का जो सोलर टेक्नोलॉजी है और एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर है
ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग्स एफर्ट्स है वो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट कर सके जितनी भी ISA के तहत कंट्रीज़ है। साथ ही ISA सोलर फेलोशिप्स की बात करें तो यहाँ पे मीड कैरियर प्रोफेशनल्स है, जिसमें कि स्किल्ड और क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल मैन पावर है वो क्रिएट हो पाएगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। साथ ही इसके तहत आप देखो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है इसको लाया गया, जिससे कि एक ग्लोबल इकोसिस्टम यहाँ पे बन सके इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, जो कि यहाँ पे हम लोग ISA और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके इसको लॉन्च किए हैं। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अब सोलर पेमेंट गारंटी फंड यहाँ पे लाया गया, जिससे कि आप देखो कि पार्शियल गारंटी है और इन्वेस्टमेंट वगैरह है जो कि यहाँ पे किया जाएगा, और सोलर इंश्योरेंस फंड है, जिससे क्या हो पाएगा कि जो बर्डन है इंश्योरेंस प्रीमियम का सोलर डेवलपर्स के ऊपर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए लाया जाएगा। फाइन, अब देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो लाया गया बिटवीन ISA एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको साइन किया गया है, जिससे कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है उसको उसके ग्रोथ को चेक कर सके सेक्टर में, और जो आइडिया है कि एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बनाना वो भी हम लोग यहाँ पे कर सके। एविएशन सेक्टर से आपको पता है कि 2.5% जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन है वो यहाँ पे हो रहा है। साथ ही 2015 में देखें तो इंडिया का जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है कि इंडिया का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, और हम लोग इसके मेंबर भी हैं। इट मीन्स कि इंटरनेशनल अगर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया, जिसको शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि कार्बन इमिशन को कम करना है। जो एविएशन सेक्टर है हमारा उसमें कार्बन इमिशन बहुत हो रहा है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। साथ ही इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक, और जो कनाडा में है। मेंबरशिप क्या है कि इसमें फंडेड और डायरेक्टेड किया जाता है 193 नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। और अदर की अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो इसका फंक्शन है कि हम लोग को ICAO, इट मीन्स कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटेरिएट है इसको मेंटेन करना है। न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वगैरह रिसर्च किया जाएगा और इनोवेशन को भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। ये सारे फैक्ट्स है, देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्स है जो कि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल। तो 62nd मीटिंग हुई है, जो कि फाइनल काउंसिल यहाँ पे आप GEF का ट्रस्ट फंड देखोगे, और GEF की 7 जो सेफगार्ड है इसमें क्या वर्ल्ड का फॉरेस्ट, लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ओशन, ग्रीन सिटीज़ है, प्रोटेक्ट करना है जो थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ है, और जो मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन से उसको टैकल करना है। की हाइलाइट्स अगर हम लोग इस काउंसिल की देखें तो इसमें है कि हमें एक नेचर के लिए प्लेज लेने की ज़रूरत है, और जो स्पेसीज़ वगैरह लॉस हो रहे हैं उसे हम लोग को रिवर्स करना है। इट मीन्स कि 2030 तक हमें ऐसा काम करना है कि जितने भी हमारे यहाँ के स्पीशीज़ लॉस हो रहे हैं उसे हम लोग को रोकना होगा। ठीक है, जिससे कि लैंड और जो ओशन टेरिटरी है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही 29 डोनर कंट्रीज़ हैं, इनमें ये प्लेज लिया गया है $5.33 बिलियन का फॉर GEF 8 रिप्लेसमेंट पीरियड। इट मीन्स कि जुलाई 2022 से लेकर जून 2026 तक है, जिससे कि जो नेचर और क्लाइमेट टारगेट है वो यहाँ पे मीट हो पाएगा। ठीक है, GEF काउंसिल के बारे में मेन देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स अगेन, कि ये मेन गवर्निंग बॉडी है। इसमें 32 मेंबर है जो कि यहाँ पे GEF के मेंबर कंट्रीज है उनसे ये निकल कर आए हैं। 14 डेवलप्ड कंट्रीज से है, 16 डेवलपिंग कंट्रीज से है, और 2 ऐसी इकोनॉमिक्स है जो ट्रांजिशंस हो रही है। मेंबर्स जो है वो डिफरेंट इंटरवल पे रोटेट भी होते रहते हैं। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आज के डेट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर भी है, जिसमें कि आप देखो कुछ कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका। और ये एक ऐसी मीटिंग है जो कि एक साल में 2 बार यहाँ पे मीटिंग होती है, और डिसीज़न भी यहाँ पे कंसेंसस है, यानी कि जितने भी मेंबर है उनके यहाँ पे सहमति से ही डिसीज़न लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। देखिए, या इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 के रियो अर्थ समिट से, और यहाँ पे ओनली मल्टीलैटरल ये फंड है जो कि काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना है कि वो यहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट प्रेसिंग जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसको एड्रेस करें। और कुछ जो यहाँ पे 5 फोकल एरियाज़ है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी आज की डेट में लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। केमिकल और वेस्ट वगैरह का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। क्लाइमेट चेंज जो इश्यूज़ है उस पर हम लोग को फोकस करना है। इंटरनेशनल वाटर्स पे हम लोग को फोकस करना है, और लैंड डिग्रेडेशंस जो हो रही है उस पर हम लोग को यहाँ पे काम करना है। मेंबर्स की बात करें तो 185 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है, जिसमें कि हम लोग भी इसके मेंबर हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करें तो एक फिनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन को यहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो सबसे पहला जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, इसके लिए यहाँ पे आपका पैसा दिया जाता है। साथ ही मीनामाटा कन्वेंशन है जो कि मरकरी के लिए यहाँ पे लाया गया, इसके लिए यहाँ पे पैसे मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज है, यूनाइटेड नेशन FCCC, तो इसके लिए यहाँ पे आपका फिनेंशियल मैकेनिज्म है। स्टॉकहोम कन्वेंशन है, इसके लिए आप देखो कि यहाँ पे फिनेंशियल कन्वेंशन है, फिनेंशियल यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है। साथ ही यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पे कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको यहाँ पे आपका जो है प्रोवाइड किया जाएगा ये फैसिलिटी। ओके, तो ये 5 कन्वेंशन है जिसके थ्रू आप देखो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है उनके इसके तहत जो है आपका फिनेंशियल मैकेनिज्म यहाँ पे मीन्स फंड वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फंड जो मैनेज किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के द्वारा और लिस्ट डेवलप्ड यहाँ पे कंट्रीज फंड के द्वारा। ठीक है, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट किया जाता है और यूनाइटेड नेशन का लॉ ऑफ द सी ट्रीटी है, मार्पोल ट्रीटी है जो कि शिपिंग वगैरह को लेकर है। तो इन सब में यहाँ पे आपका जो है काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ ही आप देख लेते हैं कि फ़ंड जो यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा जो यहाँ पे आपको मैनेज किया जाता है, जैसे कि एक है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है और दूसरा लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड है। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की बात करें तो एक्चुअली इसको 2001 में लाया गया, क्योंकि आप देखो उस समय से लेकर जितने भी प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करना है और ये सारे प्रोजेक्ट्स उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है जो कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए है। इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए हो, एनर्जी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब को यहाँ पे मैनेज करने के लिए हो। ये सारे वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज से के लिए ये ओपन है कि वो सारे विकासशील देश जो कि अपने देश में जो है उनके पास ऐसे भी फंड की कमी होती है, तो उन सब के लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटीज़ है, ये न्यू क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन स्ट्रैटेजी लाया गया है जो कि 2022 से लेकर 26 पीरियड तक है और मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड वगैरह है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है उसको यहाँ पे आपका सपोर्ट करना है और साथ ही यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, इनोवेशन है, प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट है, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ फंड की बात करें तो इसको भी सेम ईयर 2001 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि यहाँ पे कहा गया है कि लिस्ट डेवलप जो कंट्रीज़ है उनको यहाँ पे आपका असिस्ट किया जाएगा और जो आज के डेट में एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जिसमें कि मैंडेट किया गया है कि यहाँ पे आपको फाइनेंस करना है उन सारे कंट्रीज़ को जो कि अपने यहाँ एडेप्टेशन प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, तो उसी को एग्जिस्टिंग जो फंड्स है वही यहाँ पे आपको फाइनेंस किया जाएगा। साथ ही सपोर्ट किया जाएगा ये इम्प्लीमेंटेशन जो नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स वगैरह है उसके इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट किया जाएगा और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ वगैरह है उसके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है जो कि यहाँ पे फंड मैनेज किया जाता है GEF के द्वारा, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही GEF का एक स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम भी लाया गया है 2022 में ही लास्ट टाइम, जो कि इसको जॉइंटली आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, दूसरा यहाँ पे टेरी है। एक कॉर्पोरेट प्रोग्राम है इसका जो कि 1992 में ही लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग रियो अर्थ समिट के टाइम पे, और यहाँ पे एक फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है जो लोकल सिविल सोसाइटी है। साथ ही ये काम भी करते हैं जैसे कि GEF प्रोजेक्ट है और प्रोग्राम है उसी को लेकर ये क्लोजली यहाँ पे काम भी करते हैं। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये छोटी छोटी भी यहाँ पे आपकी न्यूज़ है जो कि आपको पता है एक क्वेश्चन भी अगर इस तरीके के टॉपिक से बन जाता है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट ना करो, आपका रिवीजन बार बार नहीं हुआ हो, तो कई बार आप जो है उस चीज़ों को मिस भी कर दोगे। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप लोग जो है डेली पढ़ो, कुछ पढ़ो। अभी तो वैसे भी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो डेली बेसिस पे आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व करते रहो और जो भी बची हुई यहाँ पे PD 365 है उसको भी मैं कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगी। तो उस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट रहता है वो तो मैं आप लोग के सामने कंप्लीट करा ही देती हूँ, तो एटलीस्ट उसको तो आप लोग कवर करके ही चलो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। और इसी के साथ आप लोग को विजन है इसकी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल ID है उसमें आप लोग मेल करके फर्दर ज्वाइन हो सकते हो। अभी ये अच्छा मौका है कि आप लोग जो है अच्छे से यहाँ पे विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कि आपको पता है कि पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम यहाँ पे आपका दिया जाता है जो विजन IAS जो आपका UPSC प्रीलिम्स में है, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग को सॉल्व करनी चाहिए। तो गाइस मिलती हूँ कल इस टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।